हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन के प्रश्नों के उत्तर। पहला पर 2 प्रश्न शुरू में दे रखे हैं, इन्हीं के उत्तर देखते हैं। पहले स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं। इन 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहले यहाँ देखिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन। क्या इसमें स्थल रूपों के 3 प्रमुख प्रकार हैं, पर्वत, पठार और मैदान। पहले पर्वत क्या होते हैं? ऊंचे और ढलान वाले भूभाग होते हैं। वे जल के स्रोत हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। पठार ऊंचे सपाट भूभाग होते हैं। वे खनिजों से भरपूर होते हैं और कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। उसके बाद मैदान समतल भूभाग होते हैं। वे कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं और मानव बस्तियों के लिए आदर्श होते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का जो है उसमें क्या है, दूसरे पार्ट में इसने पूछा था कि इनका जीवन और संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। देखिए, प्रत्येक प्रकार के स्थल रूप के साथ जीवन की अपनी चुनौतियां और अवसर दोनों जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खड़ी ढलानों और कठोर मौसम का सामना करना पड़ता है। हालांकि उन्हें ताज़ी हवा और प्राकृतिक सुंदरता का लाभ भी मिलता है। तो चुनौतियां और अवसर दोनों हो गए ना। ऐसे ही मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कृषि और व्यापार के अवसर मिलते हैं, लेकिन उन्हें बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। संस्कृति की बात करते हैं। स्थल रूप जीवन और संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। वे भोजन, पानी और आवास प्रदान करते हैं। वे परिवहन और संचार के लिए मार्ग भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्थल रूप संस्कृति को आकार देते हैं, जैसे कि लोगों की जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराएं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था क्या था, वो प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां और अवसर हैं। ये देखिए, अब पर्वतों के अंदर क्या चुनौतियां और अवसर क्या हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर, पर्वतों की अगर बात करें तो चुनौतियां क्या हैं? कठोर जलवायु और कठिन परिवहन। अवसर क्या है? खनिज और वन संसाधनों से समृद्ध पर्यटन को आकर्षित करता है। मैदान की अगर चुनौतियों को देखें, संसाधन सीमित होते हैं। अवसर कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, शहरों के निर्माण के लिए आदर्श। पठार के लिए चुनौतियां क्या हैं? जल की उपलब्धता सीमित हो सकती है। और अवसर क्या है? खनिजों से समृद्ध हो सकता है, पशुओं के चरने के लिए उपयुक्त हो सकता है। आइए पता लगाएं। यह आपका है पेज 42 पे जो क्वेश्चन है उनका। कक्षा की गतिविधि के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार की दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो देखिए, वैसे तो इसको आपको अपने आप करना होता है, अपने स्कूल के आसपास से देख के। फिर भी मैंने लिखा है इसका आंसर यहाँ पे, ये फर्स्ट का आंसर। मेरे स्कूल के आसपास का क्षेत्र समतल है। मेरे स्कूल के आसपास जो क्षेत्र है वो समतल है। जब मैं स्कूल से दक्षिण दिशा में जाता हूँ, ये आपके लिए हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। आप किस क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ पे हैं, तो मैं जहाँ रहता हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। जब मैं स्कूल से दक्षिणी दिशा में जाता हूँ तो रेतीला मैदान आ जाता है, जहाँ कम पानी वाली फसलें उगाई जाती हैं। जब मैं 50 किलोमीटर आगे जाता हूँ तो फिर और बदलाव हो जाएगा। तो रेत के ऊंचे ऊंचे टीले मिले, जहाँ की वनस्पति भी हमारे क्षेत्र से अलग है। इसका आंसर लिखेंगे आप ये। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या, देखिए, इन्हीं समूहों से के साथ
भारत के किसी भी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा कीजिए, यानी बच्चों से आपस में चर्चा करनी है, जहाँ वे जा चुके हैं। उन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की दृश्य भूमियों की सूची बनाइए। अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ इसकी तुलना कीजिए। वैसे तो स्वयं करने का है क्वेश्चन, फिर भी कुछ कुछ आप इसके अंदर इस तरह से आंसर लिख सकते हैं आप अपने एरिया के हिसाब से। जैसे हिसार से भोपाल की यात्रा पर अगर चलें तो इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल स्वरूप आपको क्या मिलेंगे? मैदान मिलेंगे, पठार मिलेंगे और पर्वत मिलते हैं। अब पेज 49 पे जो क्वेश्चन दे रखा है, चित्रों के माध्यम से चित्र 3.6 पृष्ठ 50 ये दे रखे हैं यहाँ पे, ये दे रखे हैं। पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। इस चित्र में दिखा रखा है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा कीजिए और प्रत्येक पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह भी विचार कीजिए, जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं फिर भी लोग वहाँ क्यों रहते हैं? ये पहाड़ों पर, पर्वतों पर जब इतनी चुनौतियाँ तो फिर लोग वहाँ पे क्यों रहते हैं? देखिए जैसे दिखा रखा है यहाँ पे, क्या रखा है इस चित्र में? बाढ़ आई हुई है यहाँ पे, आकस्मिक बाढ़। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र जब यहाँ पे आकस्मिक बाढ़ आएगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ढलान होता है, तो पानी एकदम से नीचे की तरफ आता है, जिससे लोगों को बचने में, सुरक्षित निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर दिखा रहा है भूस्खलन। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में, ये जो इस फिगर में है, ये एरिया देखिए यहाँ पे धंस गया है, यहाँ पे ज़मीन धंस गई है। फिर यहाँ पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आना, पर्यटक आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अनियंत्रित रूप से, इसके कारण भी रास्ते में जाम लग जाते हैं। यहाँ मौसम एकदम से प्रदूषित हो जाता है, तो ये भी है इसके अंदर। और क्या दिखा रखा है? हिमस्खलन। जब बर्फ़ ढलान से ऊपर जब बर्फ़ गिरती है तो नीचे बह के जब नीचे की तरफ आती तो भी उन लोगों को दिक्कत होती है। यहाँ पे भारी हिमपात, जब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो जाए तो भी, बादल फटने नहीं, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, फिर ठंडा मौसम, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं पर्वतों पे। तो इनके बारे में कहता है कि बात करके बताइए कि क्या हो रहा है ऐसे, और यहाँ इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी फिर भी लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं, इसके बारे में बात है। देखिए यहाँ लिखने की कोशिश की हमने। सबसे पहले है भूस्खलन। भूस्खलन, जब पहाड़ से अचानक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिरते हैं तो इसे भूस्खलन कहते हैं, मिट्टी का खिसकना। बारिश या भूकंप के बाद ऐसा हो सकता है, और ऐसा कब हो गया? तो बारिश है, भूकंप आए तब। घर नष्ट हो सकते हैं, परिवार और पशुधन की हानि हो सकती है। ऐसे स्थान पर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत होती है। आकस्मिक बाढ़, एकदम से बाढ़ आ जाए, जब पहाड़ों पर भारी बारिश और बादल फटते हैं, भारी बारिश आ जाए या बादल फटते हैं तो आकस्मिक बाढ़ आती है। इसमें पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, यानी लोग घर से निकल भी नहीं पाते, उनको इतना समय भी नहीं मिल पाता, घरों को नुकसान होता है, सड़कें बह सकती हैं, यहाँ तक कि लोग घायल भी हो सकते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने के लिए मौसम की चेतावनी से आकस्मिक बाढ़ के बारे में पता चलता रहना चाहिए। हिमस्खलन ये क्या है? तब होता है जब पहाड़ की ढलान से अचानक बड़ी मात्रा में बर्फ़ या चट्टानें गिरती हैं। पहाड़ों में रहने वाले या यात्रा करने वाले लोगों के लिए यह बहुत खतरनाक होता है। हिमस्खलन घरों को नष्ट कर सकता है, सड़कों को तोड़ सकता है, और ऐसे समय पर सावधानी बरतनी चाहिए। फिर आपका बादल फटना क्या है? बादल फटना यह एक अचानक होने वाली घटना, एकदम से होगी ये घटना, जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसके कारण बहुत कम समय में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि एकदम से ढलान पर से पानी आएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने से बाढ़ आ सकती है, फसलें नष्ट हो सकती हैं, मानव और पशुओं की हानि हो सकती है। फिर ठंडा मौसम, सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्र में तापमान बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है मैदानी इलाकों की बजाय, जिससे वहाँ के लोगों को असुविधा होती है। लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने घरों में गर्म कपड़े और गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, आग वगैरह जला के किसी भी तरीके से। ठंड के मौसम में अनाज उगाना, और ऐसे मौसम में अनाज भी नहीं उग पाएगा, और संसाधनों को पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों में जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उन लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनका पहुंचाना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। फिर ये कहता है कि जब इतनी सारी चुनौतियाँ हैं तो फिर लोग पहाड़ों पर रहते क्यों? उसके कारण देखिए। पहला तो क्या, सांस्कृतिक। कई लोगों के लिए पहाड़ उनके घर हैं और उनकी संस्कृति का एक
अभिनंग, इसलिए वो पहाड़ों पर ही रहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण प्रदान करते हैं। जिनको प्रकृति के सौंदर्य में रहना और शांत वातावरण में रहना होता है तो वहीं पे रहेंगे। आध्यात्मिक, कुछ लोगों के लिए पहाड़ आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। आध्यात्म यानी कि अपने इष्ट की प्रार्थना करना, अपने इष्ट को याद करना, अध्यात्म की तरफ जाना। आजीविका, कुछ लोगों के लिए पहाड़ पर्यटन या कृषि के माध्यम से आजीविका कमाने का एक अवसर प्रदान करते हैं। अब देखिए ये जो पेज 54 चम्मन पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के अक्षेत्र के उपग्रह चित्र का अवलोकन कीजिए, उस पर चर्चा कीजिए। ये उपग्रह से लिया गया चित्र है अभी, उपग्रह से। यहाँ जैसे सफ़ेद दिख रहा है, यहाँ हरा दिख रहा है, यहाँ कुछ भूरा रंग दिखाई दे रहा है, तो क्या देखिए और चर्चा कीजिए। गंगा के मैदान का रंग कौन सा है? यहाँ पर अगर देखिए गंगा के मैदान का रंग, तो ये ग्रीन वाला ये रहा, ये हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा इसका आंसर? हरा हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? हरा। सफ़ेद रंग किस वस्तु को दर्शा रहा है? जैसे यहाँ पे सफ़ेद रंग ये रहा, ये किस वस्तु को दर्शा रहा है? यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ को दर्शा रहा है ये, बर्फ़। और तीसरा, उपग्रह चित्र से बाईं ओर के भूरे रंग का फैलाव, ये बाईं ओर का भूरा रंग ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये किसको दिखा रखा है? पर्वत को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? पर्वत। और क्योंकि उत्तर भारत है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपका क्या है? पर्वत गलत लिखा गया, पर्वत। तो कौन सा पर्वत है फिर? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये। क्या आपकी ये हिमालय पर्वत श्रृंखला। अब पेज 58 पर जो प्रश्न और क्रियाकलाप और परियोजनाएं पाठ के अंत में जो दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? देखिए मेरा गांव समतल स्थल रूप में है, समतल है मेरा गांव, समतल मैदान है। मेरे आसपास नदी, खुले मैदान हैं, कुछ छोटी पहाड़ियाँ, थोड़ी दूरी चलने पर कुछ छोटी पहाड़ियाँ हैं। आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी प्रारंभिक यात्रा चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। तो 3 स्थल रूप आपको क्या क्या मिलते हैं? पर्वत, पठार और मैदान मिलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। कुछ तीर्थ स्थलों की आपने सूची बनानी है और ये बताना कि वहाँ वो स्थल कैसा है, ये बताना। देखिए जैसे यहाँ लिया तीर्थ स्थल आपका वाराणसी मैदान है, गंगोत्री पर्वत है, बद्रीनाथ पर्वत, अमृतसर मैदान, सोमनाथ तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है सही गलत बताना आपने इसके अंदर। तो देखिए पहला क्या है? हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है, गलत है। दूसरा, पठार प्राय एक ओर से उठे होते हैं, ये सही है। तीसरा, पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, ये सही है आपका, एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं, सही है। चौथा, भारत में पर्वत, पठार और नदियों में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं, ये गलत है भी। पांचवा, गंगा यमुना की एक सहायक नदी है, गलत है ये भी। छठा, मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है, बिल्कुल सही बात है, सबसे अलग है। सातवां, हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है, ये भी सही बात है। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, सही है बिल्कुल। और सभी मरुस्थल गर्म होते हैं, गलत है ये,
जैसे लद्दाख। नेक्स्ट, शब्दों के जोड़े बनाइए। पहले क्या है, एवरेस्ट गिरी श्रृंग, ये है आपका पर्वतारोहण। राफ्टिंग, राफ्टिंग आपकी कहाँ होएगी, राफ्टिंग होएगी, राफ्टिंग गंगा, राफ्टिंग गंगा। उसके बाद ऊंट, ऊंट तो आपका मिलेगा मरुस्थल का जहाज। फिर पठार, पठार विश्व की छत। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान तो क्या, धान के खेत से मिला दीजिए, रंग चेंज कर देता हूँ। गंगा का मैदान, धान के खेत। जलमार्ग, जलमार्ग से नदी, जलमार्ग। किलिमंजारो गिरी श्रृंग, ये अफ्रीका, कहाँ है, अफ्रीका। और यमुना, यमुना है सहायक नदी। तो इस ढंग से हमने अध्याय 3 जो है लेसन 3 उसको कंप्लीट कर दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।